हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो टीसीएस द्वारा 2023-24 में पूछे गए हाल ही का एग्जाम में उस सारे प्रश्नों का संग्रह किया गया है। उस सारे प्रश्नों का आप देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो चैप्टर वाइज चैप्टर आपको करवाया जा रहा है। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहा जाता है। एक बिंदु से निकली किरणें क्या कहलाती है? तो एक बिंदु से निकली किरणों को अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। जब एक बिंदु से किरणें निकलती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। एक बिंदु की ओर आती, यहाँ पे होगा आती किरणें क्या कहलाती है? तो जब एक बिंदु पे आती हुई किरणें प्रतीत होती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। एक दूसरे के समांतर, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। एक दूसरे के समांतर चलती किरण क्या कहलाती है? तो जब किरणें एक दूसरे के समांतर चलते हैं तो इसे समांतर किरण पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समांतर किरण पुंज कहा जाता है। किसी वस्तु से प्रकाश के टकराकर लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु के प्रकाश के टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाता है तो इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहा जाता है। दो पारदर्शी माध्यमों के अंतरा पृष्ठ पर प्रकाश किरण के मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का वर्तन कहते हैं। दो पारदर्शी माध्यमों के अंतरा पृष्ठ पर प्रकाश किरणें के मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे किरण कहा जाता है। क्या कहता है? किरण कहा जाता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के क्या होते हैं? तो बराबर होते हैं। आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान क्या होता है? बराबर होता है। जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह पे पड़ती है और इसे लौट जाती है तो यहाँ पे जो एंगल बनता है, एंगल आई, और यहाँ पे परावर्तन कोण, एक दोनों कोणों का मान आपस में क्या होती है? बराबर होती है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों होते हैं, तीनों एक ही तल में। यह तल है, इस पे आपतित किरण हुआ, यह परावर्तित हुआ, यह तीनों। तो इस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। यह हुआ आपतित किरण, यह हुआ परावर्तित किरण और यह हुआ अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। परावर्तित या अपवर्तित प्रकाश किरणें के वास्तविक कटान से बने प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? तो वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। परावर्तित या अपवर्तित किरणों के वास्तविक कटान से बने प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? तो वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। परावर्तित या अपवर्तित प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाने से जहां पे मिलते उस प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है? तो उस प्रतिबिंब को कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। वस्तु के अपेक्षा वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? वस्तु के अपेक्षा वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। पर्दे पर किस प्रतिबिंब को पाया जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब पर। पर्दे पर किस प्रतिबिंब को प्राप्त किया जाता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को। पर्दे पर किस प्रतिबिंब को नहीं पाया जा सकता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जाता है। वैसी सतह जिस पर आपतित प्रकाश ऊर्जा का अधिकांश नियमित रूप से परावर्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं?
तो उसे दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। जिस दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद उसी पथ पे वापस लौट जाती है, तो समतल दर्पण पे। समतल दर्पण का उपयोग होता है तो चेहरा देखने वाले दर्पण में तथा सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो समतल दर्पण में। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो चेहरा देखने वाले दर्पण में तथा सोलर कुकर में। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, काल्पनिक, काल्पनिक को ही हम लोग आभासी के नाम से जानते हैं, तथा वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा, काल्पनिक तथा वस्तु के आकार के बराबर होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को तथा उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं? तो गोले के केंद्र को दर्पण का केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का केंद्र कहते हैं या वक्रता केंद्र कहते हैं। और गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं? तो मुख अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण किन नियमों का पालन करता है? तो प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करता है। गोलीय दर्पण किन नियमों का पालन करता है? तो प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करता है। ध्रुव के निकट तथा छोटे आपतन कोण पर आती किरणें क्या कहलाती है? तो समाक्षीय किरण कहलाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी को क्या कहते हैं? तो फोकस दूरी या फोकसांतर कहा जाता है। गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f होती है, तो क्या होता है संबंध? तो r बराबर 2f होता है या f बराबर r/2 होता है, याद रखिएगा। दर्पण सूत्र क्या है? तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v को क्या कहा जाता है? दर्पण सूत्र कहा जाता है, जहां v प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी है और f फोकस दूरी है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या का मान क्या होता है? तो ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का मान क्या होता है? तो ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का मान क्या होता है? तो धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का मान क्या होता है? तो धनात्मक होता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक तथा आभासी दोनों और उल्टा होता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक तथा आभासी दोनों, मतलब वास्तविक भी होता है और काल्पनिक भी होता है और साथ में उल्टा भी होता है, याद रखिएगा। उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी, मतलब काल्पनिक, सीधा तथा छोटा होता है। गोलीय दर्पण का आवर्धन का सूत्र क्या होता है? गोलीय दर्पण का आवर्धन का सूत्र क्या होता है? तो गोलीय दर्पण का आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर h-h या m बराबर -v/u। h' क्या है? तो प्रतिबिंब का साइज या ऊंचाई कहिए, h वस्तु के साइज या ऊंचाई है। दाढ़ी बनाने, सर्चलाइट, टॉर्च, वाहनों के अग्रदीपों तथा दांत कांच की जांच में किस दर्पण का उपयोग होता है? दाढ़ी बनाने, सर्चलाइट, टॉर्च, वाहनों के अग्रदीपों तथा दांत की जांच में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहनों के पक्ष दृश्यों के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो उत्तल दर्पण, जिसे साइड मिरर भी कहते हैं।
अवतल दर्पण में अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है तथा वस्तु का आकार कैसा होता है? तो अवतल दर्पण में अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है तथा वस्तु का आकार कैसा होता है? तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के मुख्य फोकस पे बनता है तथा वस्तु का आकार वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से बहुत छोटा होता है। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से पर्दे दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वस्तु का आकार कैसा होता है? तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है तथा वस्तु का आकार वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से छोटा होता है। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है और वस्तु का आकार कैसा होता है? तो अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखी गई वस्तु तथा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है तथा वस्तु का आकार वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है और वस्तु का आकार कैसा होता है? तो अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब केंद्र पर बनता है तथा वस्तु का आकार वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार से बड़ा होता है। ये प्रतिबिंब वाला हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उस देख लीजिएगा। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है और वस्तु का आकार कैसा होता है? तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तथा वस्तु का आकार वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार से बहुत अधिक बड़ा होता है। अवतल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है और वस्तु का आकार कैसा होता है? तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तथा वस्तु का आकार आभासी सीधा और वस्तु का आकार से बड़ा होता है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी में वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो हमेशा दर्पण की बाईं ओर रखा जाता है। हमेशा दर्पण की बाईं ओर रखा जाता है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी में मुख्य अक्ष के समांतर सभी दुनिया मापी जाती है। तो दर्पण के ध्रुव से कहां से मापी जाती है? तो दर्पण के ध्रुव से। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी में धनात्मक एक एक्स अक्ष की ओर मापी गई दूरियां तथा ऋणात्मक एक्स अक्ष की ओर मापी गई दूरियां कैसी होती है? तो धनात्मक एक्स अक्ष की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। और ऋणात्मक एक्स अक्ष की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण में यदि वस्तु ध्रुव तथा अनंत के बीच रखी गई हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो उत्तल दर्पण में यदि वस्तु ध्रुव तथा अनंत के बीच रखी गई हो तो ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। उत्तल दर्पण में यदि वस्तु अनंत पर रखी गई हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उत्तल दर्पण में यदि वस्तु अनंत पर रखी गई हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के मुख्य फोकस पर बनता है। किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश किरण गमन करती है तो सीधी रेखा में। किस पारदर्शी माध्यम में प्रकाश किरणें गमन करती है? तो सीधी रेखा में। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन होता है ऋणात्मक। वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है? तो ऋणात्मक होता है। आभासी और सीधा प्रतिबिंब का आवर्धन होता है धनात्मक। आभासी और सीधा प्रतिबिंब का आवर्धन होता है धनात्मक। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है? तो अवतल दर्पण का। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है? तो अवतल दर्पण का।
हजामती दर्पण या शेविंग दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? तो उत्तल दर्पण का। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? तो उत्तल दर्पण का। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो तो आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होगा। तो समतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है? तो +1 होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है? तो +1 होता है। एक दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। या अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण। तो यहाँ देखिए फोकस दूरी का मान धनात्मक है इसलिए उत्तल दर्पण होगा। अवतल ऋणात्मक रहता तो अवतल होता। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की ओर किन किन नामों से जानते हैं? तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी कहते हैं। यहीं पे लेंस रहता। अवतल लेंस रहेगा तो अपसारी हो जाएगा। अवतल लेंस रहेगा तो अपसारी हो जाएगा। उत्तल लेंस रहेगा तो अभिसारी हो जाएगा। याद रखिएगा। फिर से अवतल दर्पण रहेगा तो अभिसारी, लेंस रहेगा तो अपसारी। उत्तल दर्पण दर्पण रहेगा तो अभिसारी और लेंस रहेगा तो अभिसारी। याद रखिएगा। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो F बराबर R/2 होता है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो F बराबर R/2। किसी दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m बराबर -2 हो तो वह कौन सा दर्पण होगा? तो अवतल दर्पण होगा। ऋणात्मक आएगा तो अवतल दर्पण और प्लस आएगा मतलब धनात्मक तो उत्तल दर्पण। किसी दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता 1/2 हो तो वह कौन सा दर्पण होगा? तो उत्तल दर्पण होगा। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस बड़े दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस बड़े दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि सभी किरणें आके यहाँ पे मिलते हुए प्रतीत होता है इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण पर अभिलंब से रूप में से समतल दर्पण पर अभिलंब रूप से आपतित प्रकाश किरणें के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है? तो 0 अर्थात 0 डिग्री कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा। किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो अवतल दर्पण में। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण से। यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी आधा हो जाएगा क्योंकि F बराबर क्या होता है? R/2। यदि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो दुगनी। किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में। किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो केवल उत्तल दर्पण में। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? तो अवतल। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण।
गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास कहलाता है तो प्रधान अक्ष। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास क्या कहलाता है तो प्रधान अक्ष। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो बकाया त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो 16 सेंटीमीटर। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो वास्तविक और उल्टा होगी, वास्तविक और उल्टा होगी। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है तो ऋणात्मक। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए वस्तु की दूरी ली जाती है तो ऋणात्मक। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण की। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण की। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का बीच का संबंध क्या है, तो F बराबर R/2 होता है। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या है, तो F बराबर R/2 होता है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा, तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखिएगा तो प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा। अब यूनिट 2 देखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर मुड़ जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाती है लेकिन या तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या तो अभिलंब से दूर जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी निश्चित वर्ण के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का एक अनुपात एक नियतांक होता है। इसे कौन सा नियम कहते हैं, तो इसे स्नेल का नियम कहा जाता है। जब अशून्य आपतन कोण पर आपतित प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है तो वह कहाँ मुड़ जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखिए, अगर यह विरल है और विरल से संगम में जाएगी तो वह झुक जाएगा। क्या हो जाएगा, वह झुक जाएगा और उसका वेग का मान भी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। ये याद रखिएगा, जब विरल से संगम में आएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा और उसका वेग क्या हो जाएगा, कम जाएगा। जब अशून्य आपतन कोण पर आपतित प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह कहाँ हट जाती है, तो अभिलंब से दूर जाएगा। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल होती है भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न अलग अलग होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल को c कहते हैं और उसी माध्यम में प्रकाश की चाल को v के अनुपात को अपवर्तनांक होता है। जो अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है c/v। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को क्या कहते हैं, तो अपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। संघन माध्यम का वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए उसे कौन कहते हैं, तो उसे क्रांतिक कोण कहा जाता है। यदि संघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो संपूर्ण आपतित किरणें संघन माध्यम में लौट आती है तो उस घटना को क्या कहते हैं, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहा जाता है।
आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? तो पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? तो पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। जब कोई पारदर्शी पदार्थों को पृष्ठों से घिरा हुआ एक खंड होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे लेंस कहते हैं। जब लेंस का वक्रित पृष्ठ गोलीय हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे गोलीय लेंस कहा जाता है। गोलीय लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस होते हैं। अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? तो अपसारी लेंस कहा जाता है। और दर्पण रहता तो क्या हो जाता? अभिसारी। क्या हो जाता? अभिसारी। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? तो अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? तो अभिसारी लेंस कहते हैं। ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला व बीच में मोटा हो उसे कौन सा लेंस कहते हैं? उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? तो ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला व बीच में मोटा हो उसे कौन सा लेंस कहते हैं? उसे उत्तल लेंस कहते हैं। ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा व बीच में पतला हो वह कौन सा लेंस कहलाएगा? तो अवतल लेंस। अवतल लेंस किनारों पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है। उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस के केंद्र को क्या कहते हैं? तो वक्रता केंद्र कहते हैं। उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस के केंद्र को क्या कहते हैं? तो वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस के पृष्ठों के वक्रता केंद्र C1 तथा C2 को मिलाने वाली सरल रेखा को लेंस क्या कहते हैं? तो मुख्य अक्ष कहा जाता है। लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर और निकटतर प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर अभिसरित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे मुख्य फोकस कहते हैं। लेंस के कितने फोकस होते हैं? तो दो। लेंस के कितने फोकस होते हैं? तो दो। लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो फोकस दूरी कहते हैं। लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो फोकस दूरी कहते हैं। अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस द्वारा लेंस की बात आएगा तो काल्पनिक और सीधा होगा। काल्पनिक और सीधा होगा। उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक और आभासी दोनों बनता है। उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक और आभासी दोनों बनता है। किसी उत्तल लेंस या अवतल लेंस द्वारा बनाए गए वस्तु के प्रतिबिंब का आकार और उसकी प्रकृति निर्भर करती है तो लेंस के वस्तु की दूरी पर। किसी उत्तल लेंस या अवतल लेंस द्वारा बनाए गए वस्तु के प्रतिबिंब का आकार उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है तो लेंस की वस्तु की दूरी पर निर्भर करती है। लेंस सूत्र क्या होता है? तो 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v होता है। प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को क्या के अनुपात को क्या कहते हैं? तो आवर्धन कहा जाता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सूत्र क्या होता है? तो m बराबर v/u होता है लेंस द्वारा। अब दर्पण रहेगा तो क्या हो जाएगा? m बराबर -v/u और लेंस है तो प्लस होगा। लेंस की शक्ति को क्या कहते हैं? तो लेंस की क्षमता कहा जाता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है? तब P बराबर होता है 1/f। 1/f होता है या f बराबर कह लीजिए 1/p। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की द्वितीय फोकस दूरी होती है तो धनात्मक। द्वितीय फोकस दूरी क्या हो जाती है? धनात्मक।
निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल लेंस की द्वितीय फोकस दूरी क्या होती है? तो ऋणात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता होती है कैसा? तो धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? तो धनात्मक। अवतल लेंस की क्षमता होती है कैसा? तो ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। पतले लेंस के बीच क्या होता है? तो प्रकाशिक केंद्र होता है। पतले लेंस के बीच क्या होता है? तो प्रकाशिक केंद्र होता है। लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? तो निर्वात में। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो मिट्टी हो जाएगा उत्तर, जो ऑप्शन में बी में है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान होता है? तो म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर। अवतल लेंस में आवर्धन होता है एम बराबर वी बटा यू। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो लेंस का क्षमता क्या होगा? तो यहाँ पे 5 डायोप्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 डायोप्टर। किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो वह कौन सा लेंस होगा? तो अवतल लेंस होगा। किसी बी में मतलब वस्तु का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो फोकस दूरी के दुगुनी पर रखेंगे। यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के दुगुनी दूरी के बीच स्थित हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वास्तविक, उल्टा तथा आवर्धित होंगे। किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस पसंद करते हैं। गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूप में रेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है? तो द्वारा कहलाता है। किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? तो साइन आई बटा साइन आर होता है। स्नेल का नियम क्या है? तो साइन आई बटा साइन आर को स्नेल का नियम कहा जाता है। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो कम होती है। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? कम होती है। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो अधिक होती है। जिस लेंस का मध्य तल उभरा हुआ हो उसे कौन सा लेंस कहते हैं? तो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। जिस लेंस का मध्य तल उभरा हुआ हो उसे कौन सा लेंस कहते हैं? तो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। और जिस लेंस का मध्य तल धंसा अंदर की ओर धंसा हुआ हो तो उसे कौन सा लेंस कहेंगे? तो अवतल लेंस कहेंगे। नेत्र किस प्रकार का लेंस है? तो उत्तल लेंस है। किसी पारदर्शी माध्यम में रखे आयताकार कांच की सिल्ली से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें क्या उत्पन्न करती है? तो पार्श्व विस्थापन उत्पन्न करती है। समान फोकस दूरी के अवतल लेंस और उत्तल लेंस को संपर्क में रखा जाए तो संयुक्त लेंस कार्य किसकी तरह करेगा? तो कांच की झिल्ली की तरह। कांच की झिल्ली की तरह। उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो काल्पनिक तथा सीधा होता है। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है अनंत पे। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है अनंत पे। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम के प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? तो प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम के प्रतिबिंब की स्थिति होती है तो फोकस पे। यदि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता -1 हो
तो बीम की स्थिति क्या होगी, तो उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र पर होगी। दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 40 सेंटीमीटर। किस लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनते हैं, तो उत्तल लेंस में। एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर हो तो वह किस प्रकार का लेंस होगा, तो उत्तल लेंस होगा। किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, लेंस और फोकस के बीच। उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर। जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.33। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। लेंस में कितनी फोकस होती है, तो 2, f1 तथा f2। किस लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस में। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, तो वास्तविक और उल्टा होगा। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की। देखिएगा उसी वीडियो का ये नेक्स्ट पार्ट है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टीसीएस में हाल ही द्वारा पूछे गए प्रश्न है, उस निकटतम बिंदु को जहां तक नेत्र साफ साफ देख सकता है उसे क्या कहते हैं। तो उस निकटतम बिंदु जहां तक नेत्र साफ साफ देख सकता है उसे निकट बिंदु कहते हैं या निकट दृष्टि कहा जाता है। समान नेत्र के लिए निकट बिंदु की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर। समान नेत्र के लिए निकट बिंदु को न्यूनतम स्पष्ट दूरी कहा जाए तो 25 सेंटीमीटर होती है। उस दूरस्थ बिंदु को जहां तक नेत्र साफ साफ देख सकता है उसे क्या कहते हैं, उसे दूर बिंदु कहते हैं। उस दूरस्थ बिंदु को जहां तक नेत्र साफ साफ देख सकता है उसे क्या कहते हैं, उसे दूर बिंदु कहते हैं। समान नेत्र के लिए दूर बिंदु की दूरी क्या होती है, तो अनंत होती है। समान नेत्र के लिए दूर बिंदु की दूरी कितनी होती है, तो अनंत होती है। और न्यूनतम के लिए क्या याद रखना है, तो न्यूनतम के लिए 25 सेंटीमीटर। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो पुतली के साइज को नियंत्रित आइरिस करता है, इसे परितारिका कहा जाता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो परितारिका करता है, जिसे आइरिस कहा जाता है। किसके द्वारा नेत्र लेंस अपने स्थान पर स्थित और नियंत्रित होता है, किसके द्वारा नेत्र लेंस अपने स्थान पर स्थित और नियंत्रित होता है, तो सिलियरी मांसपेशिया द्वारा, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, सिलियरी पेशियां द्वारा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो दृष्टि पटल या रेटिना करके याद रखिएगा। बस मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो रेटिना पर, जिसे दृष्टि पटल भी कहा जाता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी स्वतः अपने आप समायोजित होती है। नेत्र लेंस की इस गुण को क्या कहते हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी स्वतः समायोजित होती है। नेत्र लेंस के इस गुण को क्या कहा जाता है, तो समंजन क्षमता कहा जाता है। रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने की क्षमता में कमी को क्या कहते हैं, तो दृष्टि पटल कहा जाए, दृष्टि दोष कहा जाता है। रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने की क्षमता में कमी, मतलब रेटिना पे जो स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है तो इसे क्या कहा जाता है, तो दृष्टि दोष कहा जाता है। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष तथा
जरा जरा दूरदर्शिता दोष के नाम से जाना जाता है। इस तीनों दृष्टि दोष के अतिरिक्त एक अन्य दृष्टि दोष होता है, उसे जिसे कहते हैं अबिंदुकता कहा जाता है। इस प्रकार दृष्टि दोष 4 प्रकार के हो जाते हैं। नेत्र जब दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, जब आपका नेत्र दूर की वस्तुओं का स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है और निकट की वस्तु का स्पष्ट रूप से देख पाता है, तो उस दोष को कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। निकट दृष्टि होने का कारण क्या है? तो निकट दृष्टि दोष होने का कारण है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना और नेत्र लेंस की फोकस दूरी का घट जाना। निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक लंबा हो जाता है और नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? घट जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। नेत्र जब नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो नजदीक की वस्तुओं को नहीं देखता है और दूर की वस्तु को देख पाता है तो उसे दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। दूर दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। नेत्र गोलक का छोटा हो गया तो दूर दृष्टि दोष हो जाता है। और नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना किस दोष की पहचान है? तो दूर दृष्टि दोष का। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। दूर दृष्टि को दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। याद रखिएगा। देखिए, दूर अगर बोलेगा तो 2 अक्षर में 3 अक्षर का और निकट बोलेगा तो 4 अक्षर का अवतल का उपयोग किया जाएगा। नेत्र लेंस कड़ा हो जाने के कारण इनकी समंजन क्षमता में कमी आ जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो जरा दूरदर्शिता कहा जाता है। जरा दूरदर्शिता के उपचार के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो द्विफोकल लेंस या बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। आप बिंदुकता के उपचार के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हैं। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मिश्रण से बना होता है? तो 7 रंगों के। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। याद रखिएगा, बिग विओर करके या बैजिना पिनाला करके याद रखिएगा। कांच में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक कम होता है और जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। श्वेत प्रकाश के अपने घटक रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। जब श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है तो इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। श्वेत प्रकाश उसके घटक रंगों में कौन विभाजित करता है? तो प्रिज्म। श्वेत प्रकाश के उसके घटक रंगों में कौन विभाजित करता है? तो उसे प्रिज्म। श्वेत प्रकाश के अवयवी कणों के समूह को क्या कहते हैं? तो स्पेक्ट्रम कहते हैं। श्वेत प्रकाश के अवयवी कणों के समूह को क्या कहते हैं? तो स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रिज्म में किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? तो लाल रंग का। प्रिज्म में किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? तो विचलन सबसे कम होता है लाल रंग का, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसका विचलन कम होगा और उसका अपवर्तनांक भी क्या होगा? कम होगा।
प्रिज्म में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का। और बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? सबसे कम होता है। किसी तरंग द्वारा एक आवर्त काल में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। प्रकाश क्या है? तो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है? तो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और अनुप्रस्थ तरंग करके याद रखिएगा। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के साथ साथ अनुप्रस्थ तरंग भी है। किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक तथा सबसे कम होता है? तो लाल रंग का अधिक होता है तथा बैगनी रंग का सबसे कम होता है। एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम का नाम बताएं तो इंद्रधनुष होगा। एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम का नाम बताएं तो क्या होगा? इंद्रधनुष। जब प्रकाश किसी सूक्ष्म कणों पर पड़ने के बाद अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जब प्रकाश किसी सूक्ष्म कणों पर पड़ने के बाद अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है तो उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश दिखाई देता है नीला। सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश कैसा दिखाई देता है? तो नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, जिसका कारण क्या है? तो अंतरिक्ष में वायुमंडल है जिसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? तो टिंडल प्रभाव कहते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन नेत्र के किस भाग में होता है? तो कर्निया के बाहरी पृष्ठ पे होता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है दोस्त। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पछामी पेशियां द्वारा। क्या हो जाएगा? पछामी पेशियां द्वारा। जब नेत्र की पछामी पेशियां शिथिल होती है तो अभी नेत्र लेंस क्या होता है? तो पतला हो जाता है। जब नेत्र की पछामी पेशियां शिथिल होती है तो अभी नेत्र लेंस क्या होता है? तो पतला हो जाता है। जब नेत्र की पछामी पेशियां शिथिल हो जाती है तो अभी लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? तो बढ़ जाती है। जब नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो मोतियाबिंद कहा जाता है। जब नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो मोतियाबिंद कहते हैं। निकट दृष्टि में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो घट जाती है। निकट दृष्टि में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो घट जाती है, याद रखिएगा। दीर्घ दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो बढ़ जाता है। आकाश में इंद्रधनुष का बनना प्रकाश की कौन सी प्राकृतिक घटना है? तो विक्षेपण है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का ताप प्रतीत होने का कारण क्या है? तो लाल रंग का प्रकीर्णन कम होने के कारण। मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग कितना होता है? तो 150 डिग्री का। मानव के दोनों नेत्रों का अधिकतम दृष्टि क्षेत्र होता है 180 डिग्री। मानव नेत्र का कौन सा बिंदु प्रकाश के लिए अधिक सुग्राही होता है? तो पीत बिंदु करके याद रखिएगा। मानव नेत्र का कौन सा बिंदु प्रकाश के लिए अधिक सुग्राही होता है? तो पीत बिंदु। कांच के प्रिज्म में कितने पृष्ठ होते हैं? तो 5। कांच के प्रिज्म में कितने पृष्ठ होते हैं? तो 5। प्रिज्म के दो पसर फलकों के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो प्रिज्म कोण कहते हैं। किसी प्रिज्म के आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं?
तो किसी प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को विचलन कोण कहा जाता है। अधिक तीव्रता वाले प्रकाश जब नेत्र पे पड़ती है तो पुतली की साइज हो जाती है छोटी। कम तीव्रता वाले प्रकाश जब नेत्र पे पड़ती है तो पुतली की साइज हो जाती है बड़ी। जरा दृष्टि दोष में उपयोग की जाने वाली बाइफोकल लेंस के ऊपरी भाग में कौन सा लेंस होता है? तो अवतल लेंस होता है। जरा दृष्टि दोष में उपयोग की जाने वाले जो बाइफोकल लेंस होता है उसके ऊपरी भाग में कौन सा लेंस होता है? तो अवतल लेंस होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना के आगे बनता है। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना के पीछे बनता है। अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो उसे दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है, तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? तो उत्तल लेंस का। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? तो उत्तल लेंस का। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग, लाल रंग का याद रखिएगा। किसका झुकाव अधिक होता है? तो लाल रंग का। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस का। स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो 25 सेंटीमीटर। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है? तो नीला रंग का। किस रंग का? तो नीला रंग का। किस प्रकाश के रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है? किस प्रकाश के रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है? तो लाल रंग का। निम्न में कौन सा अंग स्वेदीग्राही नहीं होता है? तो दिमाग। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों में प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। एक एंगस्ट्रॉन का मांग कितना होता है? तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है? तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर। सेंटीमीटर में पूछेगा तो 10 के पावर 8 सेंटीमीटर करके याद रखिएगा। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो 10x गुना पर, मतलब 10x पर देखा जाता है। टिंडल प्रभाव की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करती है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिएगा, यह उस वीडियो का पार्ट 4 होगा जो इलेक्ट्रिसिटी है। मोस्ट एकदम क्वेश्चन टीसीएस हाल ही में पूछे गए क्वेश्चन है इसमें भी। विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? तो देखिए, जब समान आवेश रहते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब भागते हैं। जैसे प्लस और प्लस रहेंगे भागेंगे, माइनस और माइनस रहेंगे क्या होंगे? भागेंगे। तो समान आवेश में क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होना। आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होना। आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो कूलम होता है।
आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो कूलाम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना ऋण आवेश होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। चालक से होने वाले आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं। मतलब आवेशों के प्रवाह को क्या कहा जाता है, तो विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो एम्पियर होता है। विद्युत धारा को किस में मापा जाता है, तो ए मीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा को किससे मापा जाता है, तो ए मीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है। विद्युत धारा कौन सी राशि है, तो एक अदिश राशि है। जब किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होती है, तो उस चालक से प्रवाहित धारा क्या कहलाता है, तो 1 एम्पियर कहलाता है। 1 एम्पियर का मान कितना होता है, तो 1 एम्पियर का मान 1 कूलाम बटा 1 सेकंड होता है। जब चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का मान बहुत ही कम होता है, तो ऐसे स्थिति में धारा को व्यक्त करते हैं मिली एम्पियर में या माइक्रो एम्पियर में व्यक्त की जाती है। या तो मिली एम्पियर में व्यक्त करते हैं या तो माइक्रो एम्पियर में व्यक्त करते हैं। माइक्रो का संकेत है, मिली का संकेत है। जब चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का मान बहुत अधिक होता है, तो ऐसे स्थिति में धारा को व्यक्त करते हैं किलो एम्पियर या मेगा एम्पियर में। किलो एम्पियर में या तो मेगा एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इकाई धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा को क्या कहते हैं, तो विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो वोल्ट होता है। विद्युत विभव कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है। पृथ्वी पर विभव का मान क्या होता है, तो शून्य होता है। पृथ्वी पर विभव का मान क्या होता है, तो शून्य होता है। इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र से किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा क्या कहलाता है, तो विभवांतर कहलाता है। विभवांतर क्या किसे कहा जाता है, जब इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र से किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा को विभवांतर कहा जाता है। विभवांतर का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो वोल्ट होता है। दो विभव के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, तो विभवांतर कहा जाता है। यदि एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उन दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को कहते हैं 1 वोल्ट। 1 वोल्ट का मान कितना होता है, तो 1 जूल प्रति कूलाम होता है। ऐसी व्यवस्था जिसमें लगातार विद्युत धारा प्रवाहित हो, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है, तो आम मीटर से मापा जाता है। आम मीटर या एम मीटर से मापा जाता है, दोनों एक ही लिखे में खाली कंफ्यूज होता है। एम मीटर को किस में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। एम मीटर को किस में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर को किस में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को क्या कहते हैं, तो दिष्ट धारा कहा जाता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा जब विपरीत दिशा में बारी बारी से प्रवाहित होती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश
एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चले जाते हैं, उस पदार्थ को क्या कहते हैं, तो उसे चालक पदार्थ कहा जाता है। चालक पदार्थों के पास इलेक्ट्रॉन गमन होने की मुक्त इलेक्ट्रॉन उनके पास होता है, यही कारण से उन्हें विद्युत का चालन करता है। चालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है बहुत अधिक। कौन सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ है, तो चांदी। ताप बढ़ने से चालकों की विशिष्ट चालकता क्या होती है, तो घटती है। ताप बढ़ाने से चालक की विशिष्ट चालकता क्या होती है, घट जाती है, घटती है। वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अचालक पदार्थ कहा जाता है। जैसे रबर, प्लास्टिक, सूखा लकड़ी, क्या उसे अचालक होता है। वैसे पदार्थ जिनसे विशिष्ट चालकता चालक पदार्थों और अचालक पदार्थों के विशिष्ट चालकताओं के बीच होते उसे कहते हैं अर्धचालक। मतलब चालक और अर्धचालक के बीच अचालक के बीच जो गुण पाए जाते हैं उसे अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक में क्या आते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सब अर्धचालक हैं। सोना, चांदी, तांबा, लोहा इत्यादि किसके उदाहरण होंगे, तो चालक पदार्थ के उदाहरण होंगे। कांच, रबर, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी इत्यादि किसके उदाहरण हैं, तो अचालक का। जर्मेनियम और सिलिकॉन किसके उदाहरण हैं, तो अर्धचालक करके याद रखिएगा। अर्धचालक का उपयोग किस में होता है, तो अर्धचालक का उपयोग ट्रांजिस्टर तथा कंप्यूटर के लिए स्मरण युक्तियों के निर्माण में किया जाता है। चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है उसे कहा जाता है प्रतिरोध। जो विद्युत धारा के विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। किसी चालक के दोनों सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करके उसे 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो उसे कहते हैं 1 ओम। क्या कहते हैं, 1 ओम। 1 ओम का मान कितना होता है, तो 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। चालक की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। चालक की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। चालक पदार्थ का प्रतिरोध उस पदार्थ की लंबाई का सीधा समानुपाती होता है, अर्थात R समानुपाती क्या होता है, L। लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। चालक पदार्थ का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, R व्युत्क्रमानुपाती A। चालक पदार्थ की इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली इकाई लंबाई के खंड का प्रतिरोध कहलाता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध मतलब प्रतिरोधकता कहलाता है। प्रतिरोधकता को रो से सूचित किया जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं, तो विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो प्रति ओम मीटर होता है, या ओम इनवर्स कह सकते, ओम मीटर इनवर्स। ओम का संकेत है, मीटर इनवर्स होगा। प्रति इकाई ताप वृद्धि से चालक पदार्थ के प्रतिरोध में होने वाले आंशिक वृद्धि को क्या कहते हैं, तो प्रतिरोध ताप गुणांक कहा जाता है। प्रतिरोध ताप गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। इसे कौन सा नियम कहा जाता है, तो ओम का नियम कहा जाता है। ओम का नियम में क्या होता है, V बराबर IR होता है करके याद रखिएगा। ओम का नियम किसके बीच का संबंध बताता है, तो विद्युत धारा और विभवांतर के बीच का संबंध बतलाता है। विद्युत धारा विभवांतर का क्या होता है, तो सीधा समानुपाती होता है, V समानुपाती I होता है। विद्युत धारा प्रतिरोध का क्या होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, V समानुपाती 1/R।
ओम के नियम में ताप को क्या रखा जाता है? तो अचल रखा जाता है। प्रतिरोध को कितने प्रकार से संयोजित किया जाते हैं? तो प्रतिरोध को 2 प्रकार से संयोजित किए जाते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जाता है? तो रूपांतरित किया जाता है। किसी चालक से प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा के नियम को क्या कहा जाता है? तो उसे जूल का ऊष्मीय नियम कहा जाता है। जूल का ऊष्मीय नियम कहा जाता है। जूल के ऊष्मीय नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो जूल नामक वैज्ञानिक ने किए थे। 1 सेकंड में किसी विद्युतीय उपकरण द्वारा उपयुक्त विद्युत ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो विद्युत शक्ति कहा जाता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। 1 जूल प्रति सेकंड कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो 1 वाट कहते हैं। 1 वाट का मान कितना होता है? तो 1 जूल प्रति सेकंड होता है। विद्युतीय कार्य की मात्रा को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो जूल होता है। दुनिया में किसी भी ऊर्जा का ऐसा मात्रा का कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो जूल करके याद रखिएगा। विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रा क्या होता है? तो किलोवाट घंटा होता है। किलोवाट घंटा होता है। किलोवाट घंटा को क्या कहते हैं? तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। विद्युत बल्ब विद्युत धारा के किस प्रभाव को दर्शाता है? तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाता है, याद रखिएगा। विद्युत बल्ब बना होता है कांच का। किसका बना होता है? कांच का। विद्युत बल्ब के अंदर तंतु जिसे फिलामेंट कहते हैं किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का, जिसका गलनांक कितना होता है? 3300 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है। टंगस्टन धातु का गलनांक कितना होता है? तो 3000 डिग्री सेल्सियस से अधिक। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो निष्क्रिय गैस भरी जाती है। विद्युत हीटर के वक्राकार खांचे में किस धातु की तार लगी होती है? अर्थात विद्युत हीटर में किसकी तार लगी होती है? तो नाइक्रोम करके याद रखिएगा। नाइक्रोम का प्रतिरोध और गलनांक क्या होता है? तो नाइक्रोम का प्रतिरोध और गलनांक, तो प्रतिरोध और गलनांक बहुत अधिक होता है। विद्युत स्त्री में ऊष्मीय अवयव बना होता है नाइक्रोम का। विद्युत फ्यूज एक युक्ति है, सुरक्षा के लिए विद्युत फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। अति भारण और लघु पतन के परिपथ की सुरक्षा के उपयोग के लिए विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जाता है। विद्युत फ्यूज में किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है? तो जिस तार का गलनांक कम होता है। जिस मान पर द्वारा प्रबलय पहुंचते ही फ्यूज गल जाता है उसे क्या कहते हैं? फ्यूज की क्षमता कहते हैं। जैसे 5 एम्पियर फ्यूज की क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो अगर विद्युत परिपथ में 5 एम्पियर से ज्यादा धारा प्रवाहित होगी तो वह फ्यूज टूट जाएगा। जब किसी परिपथ में अधिक मात्रा में धारा खींचने लगते तो उसे क्या कहते हैं? तो अतिभारण कहते हैं, ओवरलोडिंग कहा जाता है। जब जीवित तार मतलब गर्म तार और उदासीन तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं तो ऐसे स्थिति में परिपथ का प्रतिरोध बहुत ही कम हो जाता है, जिसके कारण अधिक मात्रा में धारा प्रवाहित होती है। इस घटना को लघु पतन या शॉर्ट सर्किट के नाम से जाना जाता है। विद्युत उपकरणों का प्रयोग करते समय किसका उपयोग आवश्यक करना चाहिए? तो भूत तार का उपयोग करना चाहिए। विद्युत फ्यूज किस मिश्र धातु से बना होता है? तो तांबा और टीन का बना होता है, करके याद रखिएगा। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो लगभग 30,000 ओम। पृथ्वी का विभव माना जाता है शून्य। पृथ्वी का विभव क्या होता है? शून्य। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है? तो जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सा होगा? 10 के पावर -6 एम्पियर।
विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होता है, तो P बराबर होता है V² बटा R करके याद रखिएगा। किलोवाट घंटा मात्रक है किसका, तो विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट घंटा बराबर होता है 1000 यूनिट। घरों में विद्युत परिपथ समूहित रहता है समांतर क्रम में। ओम के नियम का सूत्र क्या है, V बराबर IR। क्या होता है, V बराबर IR। एक कूलाम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है, तो 1.6 × 10⁻19 प्रोटॉन से। किसी चालक के छोरों के सिरों के बीच विभवांतर क्या होता है, RM। प्रतिरोध RM प्रवाहित धारा के I के बीच संबंध क्या है, तो R बराबर V बटा I। अर्थात हम कह सकते हैं V बराबर क्या होगा, I, जो ओम के नियम है। R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तो NR होता है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो R बराबर V बटा I। 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है, तो 3.6 × 10⁻6 जूल। किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्फ मापन क्या होगा, तो 0.05 वोल्ट। अब यहाँ से न्यूमेरिकल अगले पार्ट में सॉल्व किए रहेंगे दोस्त।